नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में अभी माहौल चुनावी है। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए अभी और 2 दिन बाकी है। लेकिन इसी बीच कई तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। महागठबंधन खेमे में जो अभी हुड़दंग मचा हुआ है वो भी आप देख रहे होंगे। राजद, सीपीआई, कांग्रेस, वीआईपी अपने अपने सीटों पर लगातार उम्मीदवार दे रहे हैं और लग रहा है कि फ्रेंडली फाइट का माहौल 15 से 20 सीटों पर हो सकता है। इसके अलावा एनडीए खेमे की बात करें तो चुनाव अभियान की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार भी चुनावी प्रचार प्रसार के अभियान में निकल चुके हैं। अमित शाह भी बिहार में है। बीते दिन सारण में उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। लेकिन आज बड़ी खबर एनडीए खेमे के लिए, बड़ा झटका एनडीए को और लोजपा रामविलास को लगा है, क्योंकि मढ़ौरा से जो उनके प्रत्याशी थी उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो बिना लड़े ही एक सीट एनडीए गंवा बैठा है। तो हमारे साथ बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भोलेनाथ जी हैं, और पूरे समीकरण को समझेंगे कि ये चुनाव जो आज तक देखा गया और जो अभी हो रहा है, कितना कुछ नया और कितना कुछ गर्म माहौल बना रहा है। क्या होने वाला है, प्रशांत किशोर का क्या होगा, जलसुराज का क्या होगा, और तेजस्वी यादव कब तक घर में ही बैठे रहेंगे, प्रचार प्रसार में कब निकलेंगे, कैसे देख रहे हैं? भोलानाथ जी से शुरू हो। हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक कहते हैं कि साइकोलॉजिकल वार जो होता है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए आगे निकलती दिख रही है। कारण यह है कि एनडीए ने जो अपना एक अनाउंसमेंट किया था कि हम 101 जदयू भाजपा, 29 चिराग पासवान एलजेपी आर और 6 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलेगा। तो इतनी सीटों का बंटवारा उसने बड़े आराम से कर लिया। और एक चीज केवल मिसिंग हुआ कि एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था एनडीए की तरफ से भी, वो नहीं हुआ। न ही सीट घोषणा की बाबत और न ही उम्मीदवारों की बाबत या सीटों के बारे में। लेकिन समय पर उन्होंने अपने सारे सीटों को क्लियर कर दिया कि किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी और कितनी कितनी सीटें हैं, ये पहले हो गई थी। अब आ जाइए अगर महागठबंधन की तरफ, जिसको हम लोग इंडिया ब्लॉक कहते हैं। महागठबंधन की हालत यह है कि अभी सेकंड फेज के नॉमिनेशन में अब मात्र कल और परसों 2 दिन का समय बच रहा है। और आज तक अगर कांग्रेस के सूची को छोड़ दें तो एक सूची तक जारी नहीं हुई। कितने सीटों पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो बात दूर की है, कितने कौन कौन सीट पर लड़ेंगे अब तो वो समय था जब ये लोग क्लियर कर देते, तो वो भी क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ से लड़ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस ने कम से कम इतना किया कि 48 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की। फिर उसके बाद कल ऋषि मिश्रा को लेकर के एक अलग से अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन आप राजद जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में सीटों के मामले में, तो उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। मुकेश सहनी इतना ज़्यादा भौकाल बनाने के बावजूद अब कहीं ना कहीं हताश निराश दिख रहे हैं। मुकेश से तो जारी अभी तक कोई नहीं हुआ है, लेकिन जारी की है 6 सीटों की। 6 सीटों की 15 का हल्ला है, 6 सीटों जारी किया 6 सीट का। तो मान लीजिए कि अगर ये जो है अब उसमें भी जो सीटें हैं वो पता चल रहा है कि वहां पर पहले से राजद के उम्मीदवार मौजूद हैं। तो ये स्थिति हाउच पौच जो है, अब 2 दिन बच रहा है नॉमिनेशन में और अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ से लड़ेगा नहीं लड़ेगा। तो ये कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उसकी भी कई सीटों पर राजद के उम्मीदवार हैं। तो ये जो स्थिति है, जो मैंने कहा कि एक जो साइकोलॉजिकल वार जो होता है उसमें ये लोग भाजपा से या एनडीए कह लीजिए, एनडीए से कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कि अभी तक भाई आपने सही कहा राजमोहन जी ने कि एनडीए की तरफ से जहां अब गैलेक्सी ऑफ स्टार्स उतारे जा रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं,
प्रचार का सिलसिला शुरू हो रहा है और अभी तक आप यहाँ पर इंडिया ब्लॉक में अभी तक आप सीटों में ही उलझे हुए हैं। कौन सीट कौन लड़ेगा, कितने, मतलब जो खबरें आ रही हैं, आपने सही कहा कि वो संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन कम से कम 8-9 सीट 10 सीट तक तो एकदम कंफर्म हो गया कि फ्रेंडली फाइट होगी। इस बीच जो अभी जो राजेश राम जी का जो ट्वीट आया है वो भी बहुत ही गौरतलब है। उन्होंने एक बहुत 2 लाइन का ट्वीट दिया है जिसमें उन्होंने दलितों के मान सम्मान, भीम, जय भीम, इस सब का हवाला देते हुए कहा है कि नहीं झुकेगा, दबाव नहीं सहेगा। तो ये एक बात है कि इशारा उनका किसकी तरफ है। अगर महागठबंधन की बात करें तो जिस तरह से अभी जो खेल चल रहा है उसके मेन खिलाड़ी तो राजद के नेता हैं, तो उनका इशारा तो कहीं ना कहीं वहीं पर है। देखिए, ये ट्वीट जो आया है जी, उसके पीछे की पृष्ठभूमि ये है कि उनकी सीट पर राजद भी उम्मीदवार देने जा रहा है। वहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और राजद के बीच है और राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, और प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो जो सेंट्रल लाइन है पार्टी की उसको फॉलो कर रहे हैं जी, इसलिए वो अप्रिय हैं राजद के लिए जी। राजद उनको पसंद नहीं कर रहा है। राजद की पसंद के अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह जी, जो मोल्ड कर लेते थे सेंट्रल लीडरशिप को भी और लालू प्रसाद और राजद के अनुकूल जो फैसला होता था कांग्रेस में वो करवा देते थे। मगर राजेश राम सेंट्रल लीडरशिप के लाइन को फॉलो कर रहे हैं और वो सख्त रवैया अपनाए हुए इसलिए वो नापसंद हैं, तो उनको हराने के लिए वहां अपना उम्मीदवार दे दिया। देखिए, दिक्कत क्या है कि अखिलेश सिंह लालू का एसोसिएशन लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत लंबा था। तो अखिलेश सिंह अगर लालू के पास बैठते थे तो कुछ इधर उधर दाएं बाएं कुछ सीटें कुछ बात अपनी मनवा लेते थे। अभी स्थिति यह है कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं राजेश राम जी या अल्लावरू जी हैं, उनको लालू यादव बहुत तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। अभी बात हुई कि राजेश राम जी और अल्लावरू जी बात करेंगे सीट शेयरिंग पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इनसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं केंद्रीय नेतृत्व जो है बड़े नेता जो दिल्ली से उनसे बात करूंगा। कांग्रेस के द्वारा जो सीटों का अनाउंसमेंट किया जा रहा है या जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, इसमें पप्पू यादव की भूमिका कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव अभी भी कांग्रेस के मतलब जो सदस्य जो कहा जाता है वो सदस्यता उन्होंने विधिवत नहीं ली है, लेकिन बैठते हैं मीटिंग में। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि पहले जो था उनको कांग्रेस के सभाओं से या कार्यक्रमों से हटा दिया जाता था। इसका उदाहरण लालू यादव की जो यात्रा की जो शुरुआत हुई थी SIR के मुद्दे पर, उसमें उनकी गाड़ी पर उनको नहीं बैठने दिया गया था। लेकिन बाद में फिर जब वो सीन में आते हैं तो कांग्रेस की बैठकों में राहुल गांधी, खड़गे, इन लोगों के साथ बैठते हैं। तो ठीक है कि वो विधिवत सदस्य नहीं है या उनको एज ए लीडर कांग्रेस अभी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं की है, लेकिन बाद के घटनाक्रमों को अगर हम देखें जिसमें कि वो उनके साथ महत्वपूर्ण बैठकों में, नीति निर्धारक बैठकों में, चुनाव के सिलसिले में जो हुई बहुत ही खास बैठकों में उनको देखा गया, लोग चौंके, चकित रह गए कि भाई ये कैसे हैं। कांग्रेस कैंडिडेट के नामांकन में राजद कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध कर दिया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब है कि थोड़ा सा उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में समझ लिया जाए। उनकी श्रीमती जी कांग्रेस में है और कहीं ना कहीं ये जो है अपने आप को कांग्रेस से जोड़ने में, चाहे वो जिस तरीके से हो, वो कामयाब रहे हैं। जो जोड़ने में कामयाब हुए, लेकिन राजद और जो इंडिया ब्लॉक है गठबंधन में, उसको नुकसान पहुंचाने में इनकी कितनी भूमिका है, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, वो देखिए, पहले वो चाह रहे थे कि उनकी एंट्री राजद में हो जाए, मगर राजद ने उनको तवज्जो नहीं दी। फिर वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में विलय भी करा दिया पार्टी का, मगर उसके बाद फिर वहां बात बनी नहीं और पार्टी में अंदरूनी तौर पर इतना विरोध हुआ उनको कि पार्टी को, कांग्रेस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अब चूंकि चुनाव का समय है तो अभी चुनाव के समय में ये माना जाता है कि गधे को भी बाप कहा जाता है, तो उसी के तहत पप्पू यादव को पार्टी ने सटाया है कि जो ही 2-4 वोट बढ़ जाए उनके चलते। मगर वो देखा जा रहा है कि उससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और जो हाजीपुर की बात कर रहे हैं कि नारेबाजी हो गई उनके खिलाफ, तो फायदा के बजाय हानि ज्यादा हो जाएगी कांग्रेस को,
क्योंकि कांग्रेस और उनका तेवर दोनों का बिल्कुल दो ध्रुवों पर है, वो मेल नहीं खाता, उनका स्वभाव भी कांग्रेस के अनुकूल नहीं है। तो इस वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। और दूसरी घटना, राजद के कार्यकर्ता, हाँ राजद के कार्यकर्ता, और दूसरी घटना हो गई अभी 2 दिन पहले, जो दिल्ली से आए सभी नेता कांग्रेस के, प्रदेश अध्यक्ष हल्ला और दूसरे लोग, तो वहाँ हंगामा हो गया एयरपोर्ट पर, और उसमें पप्पू यादव के खदेड़ा खदेड़ी हो गई वहाँ। फिर वो अगले दिन पहुंच गए सदाकत आश्रम में अपनी टीम के साथ, और वहाँ भद्दी भद्दी गालियां दी उन्होंने कांग्रेस नेताओं को। बहुत भीड़ थी सदाकत आश्रम में, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको रोके टोके और पकड़े, और वो गाली गलौज करके खूब फजियत करके वापस चला गया वो। तो ये स्थिति है। अब वो डोल ड्रम में है पार्टी भी, कांग्रेस भी, कि वो क्या करे पप्पू को। अच्छा, थोड़ा सा सीटों के बारे में बात करते हैं। गौराबोरा अब वो हॉट सीट बन गया है, क्योंकि मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने वहां से नामांकन अपना भरा है पर्चा। आरजेडी से अफजल अली खान ने अपना नामांकन पर्चा उसी दिन भरा, कल दोनों नेताओं ने भरा। अब राजद का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि हमारे सिंबल पर अगर कोई आपके यहाँ नामांकन करता है तो उसे अमान्य घोषित कर दे। ये मामला आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उस लेटर को मैंने भी देखा है, और उस लेटर में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे ये क्लियर नहीं होता है कि राजद अपने अगर किसी को अपना सिंबल दे चुकी है तो उसका नाम लिख करके उसमें होना चाहिए था कि इनका सिंबल हमने निरस्त कर दिया है, इसलिए इनके उम्मीदवारी राजद उम्मीदवार के रूप में न मानी जाए। अगर ऐसा नहीं करता है राजद, तो चुनाव आयोग स्वतंत्र है कि वो दोनों को उम्मीदवार मान ले, राजद का भी इधर रहेंगे और उधर कांग्रेस के भी रहेंगे, ये मतलब सहनी के भी रहेंगे, यानी वीआईपी के। तो देखिए क्या बात है कि इतने समय तक मुकेश सहनी घूमते रहे तेजस्वी यादव के साथ, राजद के सर्किल में घूमते रहे, लेकिन लगता है कि वो पूरी तरह से स्थितियों को समझ नहीं पाए। ठीक है, नहीं तो ये स्थिति नहीं होती कि वो गौड़ा बलराम खुद लड़ना चाह रहे थे और उसकी जगह पर उनको पार्टी अपने भाई को उतारना पड़ा। तो ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी अपने आप को हताश निराश महसूस कर रहे हैं, और इसी निराशा के हालत में उनका वो बयान भी मायने रखता है कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, ठीक है, और हम तो राज्यसभा में नहीं जाएंगे। बात ये आई थी कि राज्यसभा, लेकिन अब भाई एक चीज हमको ये बताइए कि यहाँ कांग्रेस सीएम फेस को नहीं अभी कोई क्लियरेंस दे रही है कि तेजस्वी को सीएम मानती है कि नहीं मानती है। तो भाई सीएम ही क्लियर नहीं है तो डिप्टी सीएम का कहाँ से बात आती है? और इनको भी पता है कि कांग्रेस अगर कोई वायदा करती है तो ठीक है, लेकिन वो तो अब चुनाव के बाद में कि राज्यसभा भेजेगी या नहीं भेजेगी। अभी तो चुनाव सामने है बिहार विधानसभा का, और उसमें जो पार्टी जीतेगी अधिक सीटों पर वही तो सरकार बनाएगी। देखिए, मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन के लिए समस्या बन गए हैं, और राजद और कांग्रेस दोनों उनसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। मगर अभी चुनाव का समय है, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो उसका मैसेज बड़ा चला जाता है, पूरी ये कम्युनिटी के भड़कने और बिदकने का खतरा है। जो वो सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, मल्लाहों के बीच काम करते हैं, तो कहीं पूरी कम्युनिटी न भड़क जाए, इसलिए उनको किनारे करते हुए भी दिखलाया जा रहा है कि वो साथ में है। और इसी वजह से राजद ने वहाँ कैंडिडेट दे दिया और गोलमोल पत्र लिख दिया आयोग के नाम से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, ये लेटर का कोई मायने नहीं है। 2 दिन पहले जो मुकेश सहनी को जब पूरी स्थिति का एहसास हुआ तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, जिसको लेकर के यहाँ से दिल्ली तक एक हंगामा मचा कि भाई ये लगता है कि अब साथ छोड़ देंगे क्या। बात भी वही थी, लेकिन मुकेश सहनी भी थोड़ा सा अपना बार्गेन पावर बढ़ाते रहे। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे हुआ, फिर 4 बजे हुआ, फिर 6 बजे शाम को अंततः उनके प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि नहीं, इसको रद्द किया जाता है, अगला कुछ होगा तो आपको बताएंगे। तो इस बीच में पता चला कि उनसे कांग्रेस नेतृत्व की आला कमान की बात होती है, राहुल गांधी के भी बात करने के बात आती है। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी आहत तो जरूर हैं राजद के रवैये से। उनको ज्यादा दिक्कत कांग्रेस से नहीं है, उनको दिक्कत है राजद से। बड़ा भाई कांग्रेस भी उनको तवज्जो नहीं दे रही है। तो अब जिस दिन पेशी के लिए कोर्ट में लालू और तेजस्वी गए थे दिल्ली,
पीछे पीछे ये भी गए, कहे कि महागठबंधन बीमार हो गया है, बड़े डॉक्टर हैं दिल्ली में इलाज कराने जा रहे हैं, मगर वहां कांग्रेस के नेताओं ने इनसे मुलाकात नहीं की। तेजस्वी से जरूर बात हुई, मगर वो भी बात हुई केसी वेणुगोपाल की, न खड़गे मिले, न राहुल गांधी मिले, और मुकेश सहनी से तो कोई नहीं मिला। तो ये फिर बैरंग वापस लौट आए। तो ये स्थिति हो गई है। और इस पूरे चुनाव में आज की स्थिति, कल क्या हो सकता है, सीन बदल सकता है, मगर आज की स्थिति जो है वो यही लगता है कि महागठबंधन ने एनडीए को वॉक ओवर दे दिया है। लेकिन वॉक ओवर की जब बात हो रही है तो मढ़ौरा की सीट की कर लेते हैं, वहां तो आरजेडी को वॉक ओवर मिल गया। जितेंद्र राय पूर्व मंत्री, उनके खिलाफ जो सीमा सिंह लोजपा रामविलास की कैंडिडेट थी, उनका नामांकन ही रद्द हो गया। देख लीजिए। तो अच्छा, मतलब बड़ा दिलचस्प मामला है। बरबीघा शेखपुरा में तैयारी कर रही थी चुनाव लड़ने की, टिकट मिला मढ़ौरा से, और कल ही नामांकन किया और आज ही रद्द हो गया। बताइए, ये कितनी बड़ा झटका एनडीए के लिए भी है और चिराग पासवान। और उनका बहुत विरोध भी हुआ जब वो गई वहां मढ़ौरा में नॉमिनेशन करने, तो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बहुत विरोध किया उनका, और कहा कि ये स्वीकार नहीं है, बाहर का आदमी हमें स्वीकार नहीं है, हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। हालांकि नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया, मगर वो जीत की संभावना उनकी न के बराबर थी, और अब वो भी रद्द हो गया। 29 सीटें चिराग जी को मिली थी, 28 हो गई। 28 हो गई। एक तो बिना लड़े ही हार गए। ये भी चर्चा चल रही है कि क्योंकि ये भी भूमिहार समाज से, और जो जन स्वराज कैंडिडेट है वो भी भूमिहार समाज से। अब ये कहा जा रहा है कि वहां लड़ाई अब सीधे सीधे आरजेडी बनाम जन स्वराज, क्योंकि एनडीए कैंडिडेट तो साइड हो गया। तो क्या आपको लग रहा है कि एनडीए का जो वोटर है वो जन स्वराज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? देखिए, जन स्वराज और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी, ये दो ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव लड़ाई शुरू होने के पहले ही हार मान ली। अच्छा। जो इतना भौकाल बनाए हुए थे प्रशांत किशोर कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और ऐलान कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी के खिलाफ, जाके राघोपुर में घूम के आए कि जरा जा रहे हैं लोगों की राय लेने। 2 जगह, हाँ, राघोपुर करगहा, और अंत में उन्होंने घोषणा कर दी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जब कैप्टन ही चुनाव मैदान से भाग जाए, युद्ध के मैदान से भाग जाए, तो उसकी फौज की मनोदशा क्या होगी ये समझा जा सकता है। तो ऐसे ही वो फौज डिमोरलाइज हो गई। आधी लड़ाई तो यही हार गए प्रशांत किशोर, जब उन्होंने घोषणा कर दी कि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, हमको अपने उम्मीदवारों के लिए काम करना है, लड़ाना है। और लोग अब तुलना कर रहे हैं केजरीवाल से, कि केजरीवाल भी नई पार्टी थी और सीधे वो लड़ गए वहां के 3 टर्म की मुख्यमंत्री जो थी शीला दीक्षित से, और उनको हरा दिया। वो हार भी सकते थे, केजरीवाल का भविष्य दांव पर था, वो हार जाते तो पूरा उनका नेतृत्व चौपट हो जाता, मगर उन्होंने रिस्क लिया, और प्रशांत किशोर वो रिस्क लेने को तैयार नहीं हुए। और दूसरे नेता हैं मुकेश सहनी, वो डिप्टी सीएम, स्वयंभू डिप्टी सीएम बने घूम रहे हैं, मगर जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो सीट के लिए तो बहुत ज्यादा डिमांड था उनका, मगर जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो वो भी बैक हो गए। उनका तो लोकसभा में हार गए थे 2024, हाँ, नहीं लड़े वो। तो उनका यही रिकॉर्ड रहा है, वो अस्थिर चित्त के आदमी हैं, कब क्या बयान देंगे, कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, ये कोई नहीं जानता। देखिए, महत्वाकांक्षा की भी एक सीमा होती है। अब मुकेश सहनी का कितना आधार है, उसके आधार पर वो कहते हैं कि 9% हमारे वोटर, वो अभी टेस्ट नहीं हुआ है, आधार क्या हुआ है, लेकिन अब महत्वाकांक्षा की बात यह है कि कांग्रेस जैसी पार्टी, पुरानी पार्टी जिसके 19 विधायक हैं, वो डिमांड कर रही थी कि हमको 70 सीट चाहिए, फिर 65 पर आया, फिर 60 पर आया मामला। लेकिन मुकेश सहनी तो शुरू में ही 60 सीट डिमांड कर दी है, और घटते घटते फिर 15 पर आ गए। अब आप कह रहे हैं, जैसा प्रवीण जी बताए, कि वो चुनाव लड़ने से भी हट गए पीछे। अगर लड़ते तो क्या होता? गौड़ा बौराम तो राजद भी उम्मीदवार उतार दिया, इनके भी गौड़ा बौराम से ही लड़ने की बात थी। तो तब क्या होता है? तब क्या होता जब ये पहले से घोषणा कर रहे थे कि हम गौड़ा बौराम लड़ेंगे, अब वहां कांग्रेस से ही मुकाबला, ये राजद से ही उनका मुकाबला हो जाता, तब तो और मिट्टी पलीद होती। उसी के लिए सीट के लिए अड़े हुए थे, उसी सीट के लिए अड़े हुए थे। ये जरूर। और अब जो है ये कहते फिर रहे हैं कि भाई हम से डिप्टी सीएम बनेंगे, हम राज्यसभा नहीं जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे,
हम अब चुनाव लड़वाएंगे, तो भाई आपको मतलब बोलने के लिए, बयान देने के लिए कौन मना किया है? देते रहिए, उसका क्या असर पड़ता है नहीं पड़ता है ये भी तक मायने रखता है। दानापुर विधानसभा, दानापुर विधानसभा का तो एक अलग नाटक चला है। मतलब वो जनसुराज भाजपा के तो उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया, फर्स्ट पेज का सीट है वो। रामकृपाल यादव भाजपा के उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर दिया, एनडीए में वो सीट भाजपा को गई थी। लेकिन खेल तो शुरू हुआ जबकि जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं वो पता चला कि किडनैप हो गए, भाग गए, गायब हो गए, क्या हो गया नामांकन के दौरान या नामांकन के मौके पर बीच रास्ते से पलायन करके गायब हो गए। अब मतलब कई तरह की बातें हैं कि आशा सिन्हा चुनाव लड़ने जा रही हैं, फिर उनका बेटा कहा कि नहीं वो चुनाव लड़ेंगे, जनसुराज से लड़ेंगे, फिर वो दोनों भी नहीं हुआ। फिर तो जनसुराज तो जैसे आप हम लोगों ने कहा कि एक सीट चिराग पासवान बिना लड़े ही हार गए, वैसे ही कहा जाए कि एक सीट जनसुराज जो बिना लड़े हार गए। जो वादा किए थे प्रशांत किशोर की 243 कैंडिडेट देंगे, अभी तक कहाँ आया है? अभी तक कहाँ आया? अभी तक 2 लिस्ट के बाद जो उन्होंने विधिवत 2 लिस्ट धूम धड़ाके के साथ जारी की थी, तो तीसरा लिस्ट कहाँ आया है? 2-4 उम्मीदवारों को टिकट इंडिविजुअली दिया है, कंप्लीट किया है, दूसरे चरण में बाकी है। अच्छा 2 दिन बाकी, अब इनका लिस्ट कहाँ है? और उनपे भी आरोप लग रहा है कि टिकट में खरीद बिक्री हो रही है, पैसा लेकर के टिकट दे रहे हैं। तो ये कई प्रत्याशियों ने आरोप लगाया जो चाह रहे थे। ये तो है सच्चाई कि कितने ही पैराशूट कैंडिडेट को उन्होंने भी उम्मीदवार बनाया है, बहुत बाहर से ही लोगों को ज्यादातर लाया है। से बुलाकर उन्होंने हाँ, उनको शुरू में नई राजनीति की चर्चा करते रहे, हल्ला मचाते रहे। पहली लिस्ट जब जारी की, उसके बाद जितनी लिस्टें इन्होंने जारी की, सब में देखा गया दूसरे दलों के नेता। देखिए राजमोहन जी, इसमें एक चीज और भी होता है, इनकी पार्टी नहीं है। ये कह रहे थे कि हम अपना आधार बना रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, यात्रा इन्होंने निकाली, बदलाव यात्रा शुरू की, सब। लेकिन जब इनको लगता है, जब इनको लग गया कि हमारा वैसा कोई आधार नहीं बन पाया है, तो इन्होंने बोरो प्लेयर्स भी लाने शुरू किए दूसरे दलों से, चिराग की तरह। तो यहाँ एक बात याद रखने का है कि पहले उन्होंने ये ऐलान किया था कि दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट नहीं देंगे, हमारे जो अपना कैडर हैं वही उम्मीदवार होंगे, वही चुनाव लड़ेंगे, सर्वे कराएंगे। हाँ, और अब देखिए अब सर्वे कहाँ गया? अब तो 4 दिन पहले ज्वाइन कर रहे हैं, उनको टिकट मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए एक चीज यहाँ पर और भी समझना चाहिए कि मान लीजिए कि किसी उम्मीदवार को अगर ठीक ठाक सीट में वोट आ जाता है, मान लीजिए कि उसको 20,000 वोट आ गया है, तो जनसुराज को तो नाम होगा कि हमारा यहाँ से इस उम्मीदवार को 20,000 आया, लेकिन पता चला कि उस उम्मीदवार का अपना आधार वोट 15,000 से 16,000 18,000 है। उम्मीदवार की भी एक छवि होती है ना, जो पुराने उम्मीदवार हैं जो उनका अपना भी इलाके में एक आधार होता है, तो वो अपने आधार से लाए वोट और उसका श्रेय लेंगे जनसुराज और उसके नेता कि हमने हमारे ला दिए। अरे भाई, उसका अपना आधार था, वो इतना ले आया। और इसकी तुलना तब होगी जब इनके जो अपने कैडर के लोग हैं उनको कितना वोट आता है। तो ये है अलग बात कि मान लीजिए कि अभी जब हार जीत का अंतर बहुत ही कम रह रहा है, कहीं कहीं 1000-500, जैसे गजानन शाही का 113 वोट से हार गए थे, उनका भी टिकट कांग्रेस काट दिए, वो एक अलग बवाल है। वो कांग्रेस में तो आज सही में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ना। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बकायदा। वो पूर्व जिनका एक और टिकट का छत्रपति यादव खगड़िया वाले विधायक थे, उनका आनंद माधव जी जाके अपनी तैयारी कर रहे थे अपने क्षेत्र में, और वो बेचारे बड़े निराश हुए। सभी एक लोग आगे प्लेटफॉर्म पे आके कॉन्फ्रेंस किए। देखिए ये लोग तो आके कम से कम अपना विरोध जताए ना, और इनके लिए तो गजानन शाही के लिए तो तारिक अनवर कांग्रेस सांसद का भी बयान आ गया है, ये गलत हुआ है। सीधा आरोप है कृष्णा अलावरू पर। देखिए ये वहां भी नारे लगे, जो सूचना आ रही है कि वोटों की खरीद फरोख्त हुई है, चोरी हुई है, ये वो सब नारे लगे हैं। तो लेकिन कम से कम आप ये देखिए कि लोग विरोध तो किए, लेकिन एनडीए में अगर भाजपा की देखें, खास तौर से कई नेताओं के फोन आ रहे हैं जो बड़े आहत हैं, दुखी हैं, कि उनको पूरी उम्मीद थी कि हमको टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो ये तो विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं।
ये जानते हैं कि विरोध करेंगे तो हमेशा के लिए पत्ता साफ है। ये तो मतलब ठीक है कि हम पार्टी के, ये लोग कांग्रेस वाले ने कहा है कि हम पार्टी के अंदर रह करके और रहेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन जो हुआ है उसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, नहीं, मगर ये चीज देखिए कि जो अमित शाह आकर के 3 दिन से बैठे हुए हैं पटना में, तो उसके पीछे उनका एक ऑपरेशन भी चल रहा है। जो नाराज लोग हैं, जिनका टिकट कटा है और वो खुश संतुष्ट नहीं है इससे, तो उनको वो मना रहे हैं। आशा सिन्हा जो दानापुर से वापस हुई, चुनाव नॉमिनेशन नहीं किया उन्होंने विरोधी उम्मीदवार के रूप में, तो उसके पीछे बताया जा रहा है कि अमित शाह का, उन्होंने खुद कबूल भी किया कि बड़े नेता का फोन आ गया था, तो अब हम पार्टी के साथ हैं, फैसले के साथ हैं। तो ये ऑपरेशन हो रहा है। ऐसे कुछ और भी नाम है, दूसरी पार्टियों की ओर से ऐसा नहीं हुआ। और भाजपा ने एक और उदाहरण पेश किया है, जैसे अरुण सिन्हा, कुम्हरार के 5 बार के विधायक, उनका टिकट कट गया। एक दिन पहले उनको सूचना दी गई कि आपको इस बार पार्टी टिकट नहीं दे रही है, तो वो हताश निराश हुए जरूर, मगर फिर उन्होंने एक बयान जारी किया प्रेस के लिए, मीडिया के लिए, कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, अगले दिन जो पार्टी ने जिसको उम्मीदवार घोषित किया, उसको अपने आवास पर बुलाया, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और कहा कि हमारे नेता संजय गुप्ता हैं, इनको जिताना है। उनके नॉमिनेशन में भी नंदकिशोर यादव जी का भी टिकट कट गया, उनको भी पहले सूचना मिली। उन्होंने भी बयान जारी किया कि वो पार्टी के फैसले का स्वागत है और नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, ये कहा। और हर कार्यक्रम में जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह जानू बाढ़ से जो विधायक थे, वो भी 5 बार के विधायक हैं, पहले जदयू में थे, फिर भाजपा में है। उनका भी टिकट कट गया। मलाल तो सबको है, मगर फिर भी उन्होंने पार्टी नेतृत्व के साथ अपना सुर मिलाया और कहा कि पार्टी के फैसले के हम साथ हैं, और जो जिनको मिला है टिकट उनको बधाई, और उनके लिए हम काम करेंगे। ऐसे और कई उदाहरण हैं। ये दूसरी पार्टी में आपको ऐसा उदाहरण नहीं। एक जगह मिला राजद में, धमदाहा लेसी सिंह की सीट है, वहां पर जो पिछले 2 बार से सुनील जी लड़ रहे थे, वो लगातार हार रहे थे। इस बार जेडीयू से लाकर संतोष कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया है आरजेडी ने, और संतोष कुशवाहा के लिए उन्होंने भी कहा है, अपील किया है कि इनको वोट किया जाए। हाँ, तो एक आध जगह राजद में भी दिखा है, लेकिन अधिकतर जगह तो विद्रोह ही चल रहा है। नहीं, ये तो देखिए, जो भाजपा का जो नाम हम लोग लिया, अरुण सिन्हा, नंदकिशोर यादव, ऐसे और भी लोगों के आए वीडियो जिनको टिकट कटा और वो आकर के बोले कि हम, मतलब एक तरह से स्वीकार किए कि आला कमान का, पार्टी नेतृत्व का जो निर्णय है हमको स्वीकार है, और नए लोग जो आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। हाँ, लेकिन ये मैनेजमेंट है, ये पार्टी का मैनेजमेंट है जो दूसरे दलों में मिसिंग है। ये एक खास मॉडल आप इसको कह सकते हैं, शाह मॉडल की एक है स्ट्रेटजी कि भाई इस तरह से हम लोगों को ऑपरेशन करके मना, मतलब जो भी हो अपने दल में मना करके रखेंगे। देखिए, विरोध, टिकट कटना एक आम बात होती है। हर बार चुनाव में कुछ लोगों का टिकट कटता है, नाराज होते हैं, लेकिन अगर आप उनको नहीं मनाइएगा तो वो आपको नुकसान भी करेंगे। तो मेन मकसद यही है कि जिसको टिकट नहीं मिला, अगर वो नाराज है तो उसको मना करके कम से कम उसको न्यूट्रल तो कर दिया जाए। एक और सवाल रखेंगे, मधेपुरा विधानसभा, पहले टिकट राजद ने दिया शरद यादव के बेटे को, जब विद्रोह हुआ तो फिर उसे टिकट लेकर दे दिया चंद्रशेखर जी को, वर्तमान जो विधायक है। मतलब ये क्या हो रहा है? राजद को खुद नहीं पता किसको टिकट। अरे भाई, आप इस कड़ी में उसको भी तो देखिए, अशोक महतो गए, उनसे मिला तक नहीं लोग, पहले नहीं मिला, इधर उनके पत्नी को टिकट दे दिया। मतलब मिलने गए तो ये वीडियो वायरल हुआ कि उनको गेट के बाहर से बोल दिया कि नहीं मिलेंगे, जाइए, और गेट के पास झांक रहे हैं, और फिर वो बाहर लौट जाते हैं, अब वापस लौट जाते हैं। और उसके बाद उसी अशोक महतो की पत्नी को फिर से टिकट दे दिया जाता है। वहां पर 2 घंटे पहले कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया था। हाँ, वारसलीगंज में मंटन सिंह को कैंडिडेट बनाया। 2 घंटे बाद अशोक महतो पहुंचते हैं राबड़ी आवास, और उसके बाद अंदर जाते हैं। तेजस्वी यादव के साथ उनकी बात नहीं होती है, लालू जी से बात होती है, राबड़ी जी से बात होती है। अशोक महतो को दरकिनार करके केवल अनिता देवी को बुलाकर तेजस्वी यादव टिकट वारसलीगंज का थमा देते हैं। बताइए, लेकिन अशोक महतो के साथ अपनी तस्वीर ना निकले, इसको लेकर वो पूरा एकदम सतर्क रहते हैं
क्योंकि जो बयान उनका कुछ दिनों पहले आया था बुरा बाल साफ करो वाला, शायद उसके वजह से थोड़ी सी दूरियां वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल ना बिगड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें तो चल रही हैं और कई तरह इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप याद कीजिए जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाले उस समय क्या माहौल था। उस समय एनडीए खेमे में भी बड़ा मतलब शंका का माहौल था कि कितना इसका असर पड़ेगा चुनाव पर, क्या होगा, पब्लिक क्या सोच रही है, वोटरों पर क्या इसका इम्पैक्ट होता है, ये लेकर के सशंकित थे एनडीए का नेतृत्व कि चुनाव कहीं हम लोग लूज न कर जाएं। और उस समय से वो पीक था महागठबंधन का। और आज देखिए, आज महागठबंधन का वो जो टेम्पो बना था राहुल गांधी के आने के बाद, आज वो रसातल में चला गया। तो वो टेम्पो कांग्रेस के पास है? कांग्रेस के पास भी नहीं, कांग्रेस तो आपस में मारामारी मची हुई है। तो कांग्रेस के पास टेम्पो ये है कि वो आरजेडी में के दबाव में नहीं आ रही है। देखिए कुल मिलाकर के ये भी बात हम लोगों को माननी पड़ेगी कि महागठबंधन को अगर बिहार में सत्ता चाहिए था और उसके बारे में अगर वो गंभीरता से विचार कर रहा था तो इस चुनाव में सीटों का जो तालमेल इसको पहले कर लेना चाहिए था, तभी वो सत्ता की कुर्सी उसके करीब आती। लेकिन जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है वो हाउस पाउच की स्थिति है, पार्टियों को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। आपको लगता है कि ये जो 10, 15, 20 सीटों पर ये फ्रेंडली फाइट का गुंजाइश जो बन गया है, आपको लगता है कि ऐन वक्त पे इसको संभाल लेगा महागठबंधन? देखिए अभी राजेश राम जी का भी बयान आया है, उसी से सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। उसमें वो कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट नहीं, सीधा मुकाबला है। सीधा मुकाबला है। फ्रेंडली फाइट तब होता है जब दो दल अगर एक ही अलायंस में हैं और उनको अपना आधार वोट को बचाना रहता है या बढ़ाना रहता है तो फ्रेंडली फाइट करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अन वोटिंग के समय में वो फिर अपना वोट ट्रांसफर करा देते हैं। और वो फ्रेंडली फाइट सहमति से होता है। यहाँ सहमति नहीं है, यहाँ विरोध है और एक दूसरे को हराने की नीचा कहाँ ये फ्रेंडली फाइट है? ये तो सही राजेश राम सीधा सही कह रहे हैं कि सीधा फाइट है। देखिए यही स्थिति 2 सीटों पर जीतन राम मांझी का बयान याद कीजिए, जब इन्होंने कहा था कि हम मखदूमपुर और बोधगया में भी लड़ेंगे, चिराग के खिलाफ, चिराग का किसी का भी कैंडिडेट होगा उसके खिलाफ हम उतारेंगे अपना उम्मीदवार। एनडीए में तो नहीं हुआ ऐसा। एनडीए में तो जो जो घोषणाएं हुई थी उसके हिसाब से सीट बढ़ गई और मांझी कहाँ उतारे? नहीं उतारे। तो ये होती है एक आपसी सहमति से चीजों को डील करना। और ये होता है जो जैसा कि अभी महागठबंधन में देख रहे हैं कि ये तो मतलब लग रहा है कि जैसे कि कुछ समझ में नहीं कि क्या हो रहा है। भाई महागठबंधन है और एक ही जगह से इसका भी उम्मीदवार उसका भी उम्मीदवार, अब तो किसी को कुछ नहीं पता है। स्पष्टता नहीं। आपको अगर पता करना होगा एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों को, तो हर जिले के निर्वाचन पदाधिकारी से पूछना पड़ेगा कि आपके यहाँ किस पार्टी के सिंबल से किसने नॉमिनेशन किया है। आपने बोला तो मेरे दिमाग में एक और आ गया विधानसभा का नाम आलमनगर। हाँ। पहले आरजेडी के सिंबल पर नवीन निषाद ने वहां अपना नॉमिनेशन किया। हाँ। और फिर अगले दिन वीआईपी के सिंबल पर भी कर दिया। बताइए ये हमको लग रहा है कि बिहार के सियासी इतिहास का ये पहला मामला है। बिहार का नहीं, पूरे चुनावी इतिहास में ये पहला मामला। एक ही जगह से एक ही उम्मीदवार 2 पार्टी से का सिंबल से नॉमिनेशन कर रहा है। तो ये तो मतलब पूछा गया उनसे कि क्यों किया, आपने कहा कि पहले राजद का मिला था, फिर बाद में बताया गया कि ये गठबंधन में वीआईपी को चला गया है, तो वीआईपी से कर दिया। बताइए अब देख लीजिए, जहां पर तालमेल का ये आलम हो वहां पर जो हम लोगों ने शुरू में कहा कि देखिए अभी चुनाव बाकी है, प्रचार बाकी है, सब कुछ ठीक है, कल क्या स्थिति बदलती है हम लोग नहीं कह सकते हैं। बिहार के बारे में वैसे भी आता है कि वोटिंग से 1 घंटे पहले मतदाताओं का मन बदल जाता है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसी के आधार पर हम लोग जो आकलन कर रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल वार अभी एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। तो देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे अब तक के जो माहौल बने हुए हैं एनडीए में या फिर महागठबंधन में, जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ है, उम्मीदवारों का नामांकन हुआ है, उसने महागठबंधन को कई कदम पीछे धकेल दिया है। और महागठबंधन के कार्यकर्ता और समर्थक भी नहीं जानते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र से कौन महागठबंधन का उम्मीदवार है, असल उम्मीदवार कौन
अब उसके लिए अलग से सूची जारी करनी पड़ेगी कि इस महागठबंधन में इस विधानसभा से ये हमारे उम्मीदवार है। अब एक तरफ प्रचार प्रसार हो रहा है, तेजस्वी यादव राबड़ी आवास और तेजस्वी खुद के आवास में बैठक कर रहे कि गठबंधन का मामला सुलझे। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से महागठबंधन कई कदम पीछे जरूर दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में उसको कितना टैकल कर पाएगी ये बाद में पता चलेगा। जनसुराज के साथ धोखा हो गया दानापुर में, और लोजपा रामविलास के साथ खेला हो गया मढ़ौरा में। उनके उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। सीमा सिंह भोजपुरी कलाकार और राजनीति में एंट्री कर रही हैं, सोचा था कि एंट्री करेंगे पूरे धमाके के साथ, लेकिन हो गया कुछ और। अब ऐसे में वहां पर राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम हो गया। बिल्कुल, राहुल गांधी का एटम बम और हाइड्रोजन बम हो गया। अब मढ़ौरा में कहा जा रहा है कि लड़ाई जनसुराज बनाम आरजेडी हो रही है। तो देखना होगा कि एनडीए वोट वहां पर कितना जनसुराज में शिफ्ट हो पाता है, क्योंकि जितेंद्र राय पूर्व मंत्री राजद के कद्दावर नेताओं में से गिना जाते हैं और वो वहां के सिटिंग विधायक है। आरजेडी के सिंबल पर उन्होंने भी नामांकन पर्चा भरा है। केसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब तक जो महागठबंधन का लेखा जोखा था उस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, अब तक का जो माहौल बना हुआ था उस पर बातचीत कर रहे थे, और एनडीए के अंदर किस प्रकार से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी गई है उस पर हम बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।